नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास बलि का बकरा। बलि का बकरा। देवराज चौहान के सामने टेबल पर शहर का छपा हुआ नक्शा पड़ा था और उसके ऊपर रखे बड़े से सादे कागज पर पेन से वह अपना नक्शा बना रहा था। रह रहकर वह छपे नक्शे पर भी निगाह मार लेता था। इस काम में लगे उसे 3 घंटे से ऊपर हो चुके थे। इस बीच जगमोहन ने नींद भी ले ली थी। वह सोया उठा और हाथ मुंह धोकर चाय बना लाया। अब बस भी करो, बाकी काम फिर कर लेना। जगमोहन चाय का गिलास टेबल पर मौजूद छपे नक्शे पर रखता हुआ बोला, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। बस हो गया काम। देवराज चौहान ने अपने हाथ के दबाए नक्शे को तय किया, फिर टेबल पर पड़े छपे नक्शे को तय किया और दोनों को जगमोहन को थमाकर बोला, इन्हें रख लो। जगमोहन नक्शे रखकर वापस कुर्सी पर आ बैठा। तुम क्या कर रहे थे? जगमोहन ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, बैंक डकैती के बाद किस रास्ते से फरार होना ठीक रहेगा, उस रास्ते का अलग से नक्शा बना रहा था। देवराज चौहान ने चाय का गिलास उठा लिया और आगे जाकर हमें किन किन रास्तों से आ निकलना है वह सब चेक कर रहा था। सारा काम अब मुकम्मल कर लिया है, कहकर उसने चाय का घूंट भरा। मुझे नहीं लगता कि बैंक डकैती सफल हो। जगमोहन ने सर हिलाया। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी आंखों में झांका। जिस बैंक में तुम डकैती की योजना बना रहे हो वह शहर के सबसे व्यस्त इलाके में है। हर समय वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। 300 गज की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। बैंक ग्राउंड फ्लोर पर है और उसके ऊपर 6 मंजिलों में बिजनेस ऑफिस हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों और मिलों के ऑफिस हैं, शोरूम हैं। आसपास की इमारतें भी 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहती हैं। ऐसी भीड़ वाले इलाके में मौजूद बैंक को लूट पाना असंभव होगा। यह तो सरासर असफल डकैती होगी। देवराज चौहान मुस्कुराया और चाय का गिलास रखकर सिगरेट सुलगा ली। तुमने बैंक को लूटने की योजना मुझे बताई है, यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कभी इस तरह बैंक लूटते देखे हैं तुमने? लुटेरों को इस तरह फरार होते देखा है? अगर यह डकैती करनी हो तो ढेरों रास्ते और भी हैं। ऐसा घटिया रास्ता चुनने से क्या फायदा है? देवराज चौहान ने कष्ट लेकर धुआं छत की तरफ फेंका। डकैती की योजना मैंने बनाई है जगमोहन। योजना का मैंने गहराई तक अध्ययन किया है। तुम गहराई तक नहीं सोच सकते क्योंकि तुमने सिर्फ योजना सुनी है, खुद बनाई नहीं। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि डकैती हर हाल में सफल होगी। वहाँ पर पुलिस फैली होगी। बैंक का कम से कम 150 से अधिक आदमियों का स्टाफ होगा। आसपास की इमारतों के लोग भी वहाँ जमघट लगाए होंगे। हर किसी की निगाह हम पर होगी, परंतु तब भी हमें रोक नहीं पाएगा। करोड़ों रुपयों के साथ सबकी आंखों के सामने से हम वहाँ से जाएंगे। यह 100% सफल डकैती होगी, बिल्कुल सफल डकैती। मैं मान ही नहीं सकता। जगमोहन एक एक शब्द चबाकर कह उठा। वहाँ मौजूद हजारों लोगों में 2-4 बार दिल गुर्दे वाले लोग होंगे। अगर किसी ने किसी प्रकार की जरा भी हिम्मत दिखा दी तो जानते हो क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि हम में से एक आध मरेगा। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर कह उठा। परंतु डकैती असफल होने की संभावना नहीं है। जगमोहन देवराज को देखता रह गया। इसका मतलब कि तुम पीछे नहीं हटोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मानो किसी और बैंक को अपना निशाना बना लो। ऐसे कई बैंक हैं जो एकांत में होते हैं और 30-40 लोगों का स्टाफ हो। ऐसे बैंकों में लाख 2 लाख से ऊपर की रकम नहीं होती। इतनी कम रकम के लिए बैंक को लूटना समझदारी नहीं है। इतनी ही रकम चाहिए तो किसी लाला का घर लूट लो, बड़ी दुकान लूट लो। इतना बड़ा प्लान बनाने और सिर खपाने की जरूरत ही क्या है? हमें बड़ी रकम चाहिए ताकि अंडरवर्ल्ड से किनारा करके हम कहीं जाकर चैन की जिंदगी बसर कर सकें। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। जगमोहन के चेहरे पर खींच के भाव आ गए। ठीक है, बड़ी रकम पर हाथ मारना ही हमारे लिए मुनासिब है, परंतु अगर मेरी मानो, जिस बैंक को तुम लूटने की सोच बैठे हो, जिस बैंक को लूटने का प्लान तुमने पूरा बना लिया है, उसे छोड़ दो। किसी ऐसे बैंक की तलाश कर लेते हैं, माल भी हमारी पसंद का हो और खतरा भी कम हो। नहीं, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर सख्त स्वर में कहा, हम इसी बैंक में डकैती करेंगे। यहाँ से हमें करोड़ों का माल हासिल हो सकता है। खतरे की परवाह मत करो। जहाँ जितनी ज़्यादा कीमत होती है
खतरा वहाँ उतना ही ज़्यादा होता है। वैसे भी मैंने प्लान इस तरह का बनाया है कि डकैती के बीच हम लापरवाही न बरतें, सावधान रहें तो खुद को करोड़ों की दौलत के साथ वहाँ से सुरक्षित निकाल सकते हैं। डकैती के बीच अगर कोई मरेगा तो अपनी ही लापरवाही से मरेगा। जगमोहन मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। वह समझ गया कि देवराज चौहान को उसके अपने प्लान पर पूरा भरोसा है और वह अब इस बैंक में डकैती से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए इससे कुछ भी कहना फिजूल है। इस बैंक में, जगमोहन ने पुनः कहा, तुमने जिन लोगों को साथी बनाने की सोची है, हो सकता है प्लान सुनकर वह इस पर काम करने से इनकार कर दें। मैंने ऐसे लोगों को चुना है कि वह इनकार नहीं करेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मौत से खेलना उनका पेशा है और दौलत पाना उनका ख्वाब। अभी इससे बात करनी बाकी है। 2-3 दिन में इन लोगों से बात कर लूँगा। वैसे भी योजना के मुताबिक डकैती के दिन में अभी 15 दिन बाकी हैं। 4 को इस योजना में शामिल कर रहे हो ना? हाँ, पहला मंगल पांडे, देवराज चौहान ने कहा। मंगल पांडे खतरनाक इंसान है। हत्या करना उसका शौक है। डकैती में मास्टर है। कई डकैतियां उसने डाली, परंतु पुलिस के पास कोई गवाह सबूत उसके खिलाफ नहीं। मंगल पांडे दौलत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। बढ़िया आदमी है। बस उसकी एक ही कमजोरी है, औरत। पैसा उसने बहुत इकट्ठा किया, परंतु बाजारू औरत पर लुटा दिया। दूसरा, उस्मान अली। वैसे तो उसने आज तक कोई खास काम नहीं किया। घरों में घुसकर चोरियां करना, लूटपाट करना ही इसका काम है और ऐसे ही कई मौक़ों पर मजबूरी में जान बचाने की खातिर 4 हत्याएं भी कर चुका है। उस्मान अली की सबसे बड़ी खूबी है कि जहां से मोटी दौलत पाने की आशा हो, वहां पर जान की बाजी भी लगा देता है। और तीसरा, डालचंद। देवराज चौहान मुस्कुराया। देखा जाए तो शरीफ आदमी है। क्राइम की दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं। कार रेसिंग में 3 बार हिस्सा ले चुका है और तीनों ही बार चौथे नंबर पर आया। बहुत ही दक्ष ड्राइवर। यूँ समझो कि डालचंद कार सड़क पर नहीं, सड़क से 2 फीट ऊपर चलाता है। इसका हमारे बीच क्या काम? बताता हूँ। देवराज ने सिर हिलाया। पहले इसके बारे में पूरी बात तो सुन लो। घर में इसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन है, जिन्हें वह बहुत चाहता है। बूढ़ी माँ सख्त बीमार है और जवान बहन शादी के लिए तैयार है। बहुत खूबसूरत है वह। आस पड़ोस के छोकरों की डालचंद कई बार पिटाई कर चुका है, क्योंकि वह उसकी खूबसूरत बहन पर निगाह रखते हैं। डालचंद बहुत ही बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, परंतु कैश में गड़बड़ होने पर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वह जेल भी चला जाता, परंतु अपने पास मौजूद जमा पूंजी से कैश की गड़बड़ी को पूरा किया। कंपनी के मालिकों ने उस पर रहम खाया और सिर्फ नौकरी से निकाला, उसे पुलिस में नहीं दिया। बहरहाल इस वक्त उसकी हालत बहुत ही बुरी है। पल्ले फूटी कौड़ी नहीं, घर का खर्च चलता नहीं। बीमार माँ का इलाज कराना चाहता है, परंतु पैसा नहीं। जवान बहन की शादी पैसे के बिना हो ही नहीं सकती। आज से 3 महीने पहले उसके पास राजा राम आया। राजा राम? गैंगस्टर राजा राम। ओह, उसका डालचंद जैसे इंसान से क्या काम? राजा राम को ऐसे कार ड्राइवर की ज़रूरत थी। उसका स्मगलिंग का माल हिफाजत से अपनी कार में लाद कर दूसरे शहर तक पहुंचाता, जबकि उन दिनों सड़कों पर रेड अलर्ट था। हर तरह पुलिस की तगड़ी चौकसी थी। पैसे की ज़रूरत तो थी डालचंद को। वह तैयार हो गया, इस शर्त पर कि उसका वास्ता सिर्फ कार ड्राइविंग से रहेगा। अगर पुलिस पीछे पड़ी तो उसका काम पुलिस से पीछा छुड़ाना होगा। स्मगलिंग का माल वह नहीं संभालेगा, उसे उसके आदमी ही संभालेंगे। राजा राम ने बात मंजूर कर ली। इस काम के लिए डालचंद को 25,000 रुपये मिले और काम को उसने सफलतापूर्वक किया। जगमोहन ने सिर हिलाया। अब हम बैंक डकैती का काम पूरा करेंगे तो आधे शहर को खबर लग चुकी होगी कि हम क्या कर रहे हैं। शहर भर की सारी पेट्रोल गाड़ी को सतर्क कर दिया जाएगा। जब हमें हर हाल में पुलिस से पीछा छुड़ाना है और डालचंद ऐसे वक्त में हमारे प्लान की सबसे अहम कड़ी होगी। पुलिस से वह पीछा छुड़ाएगा हमारा। यानी कि इस प्लान में हमें दक्ष कार ड्राइवर की ज़रूरत है। हाँ, डालचंद तैयार हो जाएगा। अब वह 25,000 के लिए राजा राम के लिए काम करना मंजूर कर सकता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। डालचंद का हमारे लिए काम करना बहुत ज़रूरी है।
उसे हर हाल में तैयार करना ही पड़ेगा। और चौथा देवराज चौहान ने पुनः सिगरेट का कश लिया। चौथी लड़की है नीना पाटेकर। वह मंगल पांडे की ही तरह खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड में नाम रखती है। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। शराबी मामा ने पाल पोस कर बड़ा किया कि उसकी जवानी को कैश कराकर अपना बुढ़ापा बिता लेगा, और नीना पाटेकर के जवान होते ही उसके शराबी मामा ने मोटा पैसा लेकर उसके सामने ग्राहक खड़ा कर दिया, जबकि उसे नफरत थी कि कोई मर्द उसके जिस्म को हाथ लगाए। जब मामा नहीं माना तो उसने लोहे की छड़ उठाकर मामा और मामा के लाए ग्राहक के सिरों को फाड़कर उनकी हत्या की और फरार हो गई। वह समझ गई कि मर्दों की दुनिया में उसके लिए शराफत से जीने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने बुरे कामों में पांव रख दिया और 2 सालों में ही अंडरवर्ल्ड में उसकी दरिंदगी के चर्चे गूंजने लगे। आज की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं जो उसने न किया हो। कहने को वह सिर्फ 28 साल की लड़की है, लेकिन वास्तव में वह मौत का दूसरा रूप है। जगमोहन की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी थी। नीना पाटेकर ने लूटपाट और नंबर 2 के धंधों से बेपनाह पैसा इकट्ठा किया, इतना कि अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। परंतु साल भर पहले उसकी बेपनाह दौलत को कोई ले उड़ा। कौन? जगमोहन चौंका। मालूम नहीं। यह काम ऐसे किसी इंसान ने ही किया होगा जिसे इत्तेफाक से मालूम हो गया है कि वह अपना माल कहाँ रखती है। नीना पाटेकर ने उस इंसान को तलाशने की बहुत चेष्टा की जिसने उसे एकदम खाली कर दिया, परंतु वह उसे नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। वह जो भी होगा माल के साथ इस शहर से बहुत दूर पहुंच चुका होगा और सैकड़ों बार उसने कसम उठाई होगी कि इस शहर में उसने कभी दोबारा कदम नहीं रखा। जगमोहन ने सहमति से सिर हिलाया। यह है वे चारों जो मेरी बनाई बैंक डकैती की योजना में शामिल होंगे। 2 महीने से तुम और मैं इन लोगों पर नजर रख रहे हैं। बैंक डकैती में खतरा चाहे कितना भी हो, परंतु इन चारों में से कोई काम करने के लिए इनकार करे ऐसा नहीं होगा। सबको पैसे की जरूरत है और डालचंद को छोड़कर सब एक दूसरे से खतरनाक हैं। मैं अब जल्दी ही उन लोगों से मिलकर बात करूंगा, और अगर किसी ने इनकार कर दिया तो जब ऐसा वक्त आएगा देख लेंगे। पहले बात तो कर लूं। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। भीड़ भरी वाहनों से लदी सड़क पर वह कार ऐसी तूफानी गति से जा रही थी कि अन्य वाहन उसकी रफ्तार देखते ही हक्के बक्के हो रहे थे। वाहनों के बीच में से सांप की भांति इधर उधर से होकर गुजर रही वह कार किसी भी वक्त खतरनाक एक्सीडेंट की वजह बन सकती थी। इसके साथ ही पीछे से सायरन बजाकर आती पुलिस कार ने वहां और भी हैरानी और घबराहट पैदा कर दी थी। कई चालकों ने अपने वाहन धीमे कर दिए थे और कईयों ने अपने वाहनों को सड़क के किनारे ले जा रोका था। किसी की समझ में नहीं आया कि बात क्या है। आगे वाली कार जिस तरह से रास्ता बनाकर आगे बढ़ रही थी, पीछे आ रही पुलिस कार भी उन्हीं रास्तों से तेजी से बढ़ती उस कार के पीछे लगी थी। पुलिस कार का ड्राइवर जैसे इस बात के लिए पक्का हुआ पड़ा था कि आगे वाली कार को हर हाल में पकड़कर रहना है। तभी आगे वाली कार ने एक कार को जोर से टक्कर मारी, क्योंकि वह उसके सामने आकर उसके रास्ते की बाधा बनने जा रही थी। दूसरी कार भड़ाक से अन्य कार के साथ जा टकराई और आगे वाली कार को रास्ता मिलते ही तीव्रता से आगे बढ़ती चली गई। पुलिस कार मौजूदा फासले को कम नहीं कर पा रही थी। तभी आगे चौराहा आया। आगे वाली कार लाल बत्ती होने पर भी तेजी से बाईं तरफ मुड़ गई और कोई रास्ता ना पाकर पुलिस कार ने भी लाल बत्ती पार कर ली। आगे वाली कार का पीछा न छोड़ा। आगे वाली कार के ड्राइवर ने चेहरे पर रुमाल बांधा हुआ था ताकि पुलिस वाले उसके चेहरे को न देख सकें। उसकी सतर्क आंखें हर तरफ घूम रही थी और बार बार बैक मिरर में पीछे आ रही पुलिस पर जा रही थी। एकाएक उसकी आंखों की कठोरता बढ़ी। उसने कार की रफ्तार और भी तेज कर दी। इस सड़क पर खास ट्रैफिक नहीं था। कार की गति तेज होते ही पुलिस कार से फासला बढ़ने लगा। पुलिस कार के ड्राइवर ने कार की रफ्तार तेज की, परंतु आगे वाली दूर होती जा रही कार का फासला नहीं पकड़ पाई। पुलिस कार में ड्राइवर के अलावा एक सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदार थे। राम सिंह, सब इंस्पेक्टर भींचकर बोला, आगे वाली कार दूर होती जा रही है। सर, कार ड्राइव कर रहा राम सिंह झुंझलाकर कह उठा, उस कार का ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट है। तुम क्या कम हो?
वह मुझसे भी ज़्यादा है। शट अप, सब इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में कहा। तुम जानते हो उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा। फालतू की बात मत करो, आगे वाली कार को कवर करो। राम सिंह के दांत भींच गए। उसने कार के एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे वाली कार दूर और दूर होती जा रही थी। वह हमारे हाथ नहीं आएगा सर, पीछे बैठा हवलदार चिंता भरी स्वर में कह उठा। तभी आगे वाली कार को दाईं तरफ मोड़ काटते देखा। सर, वो नाके पर जाने वाली सड़क पर जा रहा है, दूसरा कांस्टेबल कह उठा। अब वह नहीं बच पाएगा, सब इंस्पेक्टर ने कड़वे स्वर में कहा और वायरलेस सेट पर रिसीवर उठाकर नाके पर मौजूद पुलिस वालों से संबंध बनाने लगा। कुछ ही क्षणों में संबंध बन गए। बात हुई। हेलो हेलो, चार्ली चार्ली। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर रतन चंद हूँ। नाके पर कितनी पुलिस है? ओवर। 12। क्या बात है? ओवर। मैं ड्रग्स के एक खतरनाक मुजरिम का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। वह हमारी पहुँच से दूर होता जा रहा है। ओवर। वह मुजरिम कार पर है? ओवर। हाँ, और वह आपके नाके की तरफ ही बढ़ रहा है। ओवर। कार का नंबर? ओवर। BMB 3333। गहरे नीले रंग की मारुति कार है। कार में वह अकेला है और उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ओवर, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ओके, हम उसकी घेराबंदी का इंतज़ाम करते हैं, वह निकल नहीं पाएगा। ओवर, हम भी पीछे ही आ रहे हैं। वह 3-4 मिनट तक नाके पर पहुंच जाएगा। ओवर एंड ऑल। कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर रतन चंद ने वायरलेस सेट ऑफ कर दिया। तभी ड्राइवर राम सिंह ने भी कार को नाके पर जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। सर, पीछे बैठा कांस्टेबल कह उठा। नाके वाले उसे अवश्य पकड़ लेंगे। हाँ, रतन चंद की आवाज़ में विश्वास के भाव थे। अब वह नहीं बच पाएगा। नाके पर मौजूद पुलिस वालों में भगदड़ पैदा हो गई। इस वक्त वहां पर 2 सब इंस्पेक्टर, 6 कांस्टेबल और 4 हवलदार मौजूद थे। सब हथियार बंद थे। वहां पर एक पुलिस जिप्सी और एक पुलिस कार मौजूद थी। वह नाका पार करते ही सीधी सड़क पर 25 मिनट में दूसरे शहर पहुंचा देती थी। इस नाके पर अक्सर बड़े बड़े अधिकारी या फिर अवैध सामान ले जाने वाले पकड़े जाते थे, इसलिए यहाँ पर सतर्कता और सुरक्षा का हर वक्त ही तगड़ा इंतजाम रहता था। फौरन ही वहाँ मौजूद सब पुलिस वालों को मालूम हो गया कि इस नाके की तरफ नीले रंग की मारुति कार पड़ रही है, जिसमें ड्रग्स से वास्ता रखने वाले मुजरिम हैं और उसके पीछे पुलिस की कार लगी हुई है। तुरंत ही आने वाली कार को रोकने के इंतजाम होने लगे। सब इंस्पेक्टर के आदेश पर बैरियर गिरा दिया था। सड़क किनारे पर ही पुलिस वालों के लिए पक्का कमरा बना हुआ था। वहां पर 2 हथियार बंद कांस्टेबलों को खड़ा कर दिया गया। खिड़की से उसकी गन की बैरलें बैरियर की तरफ उठी हुई थी। उन्हें ऑर्डर मिल चुका था कि नीली कार के ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कार के टायरों को ही निशाना लगाकर उन्हें बेकार किया जाए। सड़क के दूसरे किनारे पर रेत की बोरियों के ढेर के पीछे कांस्टेबलों को तैनात करके उन्हें भी ऐसा ही आदेश दिया गया। मारुति जिप्सी और पुलिस की ड्राइविंग सीट पर एक एक हवलदार को बिठा दिया गया, ताकि किसी वजह से आने वाली कार का पीछा करने की जरूरत पड़े तो ऐसा करने में देर न लगे। उन्हें पूरा विश्वास था कि नीली मारुति वालों को आसानी से पकड़ लेंगे। बैरियर के दोनों किनारों की तरफ एक एक सब इंस्पेक्टर 2-2 हवलदारों के साथ सतर्क मुद्रा में खड़े हो गए। सबकी निगाहें उस दिशा की तरफ थी जहां से कार आनी थी। तब तक बैरियर पर 4 वाहन आ खड़े हुए थे। उनमें नीली मारुति नहीं थी। जल्दी से बैरियर हटाओ और इन वाहनों को जाने दो, सब इंस्पेक्टर ने कहा। पास खड़ा हवलदार बैरियर को उठाने के लिए आगे बढ़ गया। सर, पास खड़ा हवलदार कह उठा, मेरे ख्याल में एक कार को रोकने के लिए हमने कुछ ज़्यादा ही इंतजाम कर लिए हैं। कैसे? बैरियर गिरा है तो ऐसे में वह कार तो हर हाल में रुकेगी ही, हवलदार बोला। हाँ, सब इंस्पेक्टर ने चुपती निगाहों से हवलदार को देखा। बैरियर गिरा होने के कारण वह कार तो रुकेगी ही। उसके बाद तुम कार वाले को पकड़ने के लिए आगे जाओगे। तुम्हारे साथ 1-2 और भी होंगे, मैं भी हो सकता हूँ। इतने में कार वालों ने हम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी तो? हवलदार कुछ नहीं कह सका। हमने आगे जाकर उस कार वाले को नहीं पकड़ना है, सब इंस्पेक्टर ने शब्द चबाकर कहा, बल्कि दूर रहकर कार वाले को बाहर निकलने पर मजबूर करना है कि वह हाथ खड़े करके हमारी तरफ आए।
हमारे लिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। बैरियर पर खड़े वाहन वहां से आगे बढ़ गए तो बैरियर पुनः गिरा दिया गया। सबको नीली मारुति के वहां पहुंचने का इंतजार था, जो कि पहुंचने ही वाली थी। नीली मारुति तूफानी गति से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। आगे आने वाले हर वाहन को वह ओवरटेक करती जा रही थी। कार चलाने वाला इस तरह कार चला रहा था कि जैसे कार न होकर उसके लिए वह महज खिलौना हो। चेहरे पर बंधे रुमाल की वजह से न तो उसका चेहरा नजर आ रहा था और न ही चेहरे के भाव, परंतु उसकी आंखों से स्पष्ट महसूस किया जा सकता था कि वह कठोरता में घिरा हुआ है और उसकी निगाह हर तरफ है। बैक मिरर में अब पीछे आने वाली पुलिस कार नहीं नजर आ रही थी। उसे पहले ही विश्वास था कि पीछे लगी पुलिस कार से वह आसानी से पीछा छुड़ा लेगा। कुछ देर बाद उसे नाके का गिरा हुआ बैरियर और सतर्क खड़े पुलिस वाले नजर आने लगे। उसकी आंखों में एकाएक ढेर सारी सख्ती और बढ़ गई। जाने क्यों उसे इस बात का एहसास हो गया कि बैरियर उसके लिए गिराया गया है। तभी उसे ध्यान आया कि पीछे लगी पुलिस कार ने उसे इस तरफ आते देखकर कार में मौजूद वायरलेस सेट द्वारा नाके वाले को खबर कर दी होगी। उसे महसूस होने लगा कि जैसे वह घिरता जा रहा है। पीछे जाने का भी फायदा नहीं था, क्योंकि पीछे लगी पुलिस कार अवश्य पीछे आ रही होगी। वह कार की स्पीड कम करने लगा और नाके की मौजूदा स्थिति को पहचानने लगा। उसकी निगाहों में रेत की बोरियों के पीछे बैठे कांस्टेबल आए। बैरियर के दाएं बाएं हथियार सहित खड़े पुलिस वालों को देखा और बैरियर पर पुलिस को दोनों कारों में बैठे कांस्टेबलों को देखा। रुमाल के पीछे से उसके होंठ भींचते स्पष्ट नजर आए। सामान्य अवस्था में नाके पर पुलिस वाले इस तरह पोजीशन नहीं लेते, मतलब कि इन्हें उसके पहुंचने की खबर मिल चुकी है, यह उसे ही पकड़ना चाहते हैं। इस सोच के साथ ही उसका दिल एक बार की तेजी से धड़का, लेकिन फिर वह ठीक हो गया। इस सोच के साथ कि जो होगा देखा जाएगा। घबराने से फंस सकता है और समझदारी से बच भी सकता है। कुछ ही पलों में उसने बैरियर के पास कार को ले जा रोका। इंजन चालू ही रहा। उसको देखते ही देखते पुलिस वालों के हथियार उसकी कार की तरफ उठते चले गए। दांत भींचे उसने कार का हॉर्न बजाया। तभी उसके कानों में बैरियर पर खड़े सब इंस्पेक्टर का ऊंचा स्वर सुनाई दिया। बाहर निकलो। क्यों? उसने ऊंचे स्वर में पूछा। हमने तुम्हारी कार की तलाशी लेनी है। तुमने मुंह पर रुमाल क्यों बांध रखा है? उसने कार का इंजन बंद कर दिया। वह समझ रहा था कि बातें करके सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। इसके पीछे वाली पुलिस कार आ पहुंची तो और मुसीबत में आ जाएगी। उसने पास रखा ब्रीफकेस उठाया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। वह एक ठीक ठाक सेहतमंद व्यक्ति था। उसकी आंखों में दृढ़ता भरी चमक नजर आ रही थी। बिना रुके वह तेजी से आगे बढ़ा और झुकते हुए बैरियर के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ आ गया। किसी को आशा नहीं थी कि वह इतनी आसानी से पास आ पहुंचेगा। पुलिस वालों के हथियार उसकी ही तरफ थे। तुम लोग ड्यूटी के बहाने दूसरों का वक्त खराब करते हो। वह पास पहुंचते ही उखड़े स्वर में कह उठा। मैं कोई अपराधी हूँ जो तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं इस देश का शरीफ आदमी हूँ। वह सामने कार खड़ी है, ले लो तलाशी। रही बात कि मैंने चेहरे पर रुमाल क्यों बांध रखा है, तो मुझे धूल से एलर्जी है, सांस की तकलीफ हो जाती है। उस सब इंस्पेक्टर ने बैरियर की दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर को कार की तलाशी लेने का इशारा किया तो वह पास मौजूद दोनों हवलदारों के साथ कार की तरफ बढ़ गया। ब्रीफकेस में क्या है? सब इंस्पेक्टर ने कहा। कुछ नहीं, मेरे बिजनेस के कागजात हैं, वह पहले वाले स्वर में बोला। ब्रीफकेस दिखाओ। चेहरे से रुमाल हटाकर अपना चेहरा दिखाओ, सब इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में कहा। देख लो, लेकिन मुझे जल्दी जाने दो। कहने के साथ ही उसने चंद कदम के फासले पर खड़ी पुलिस जिप्सी पर निगाह मारी। आओ, वहां रखकर ब्रीफकेस खोलता हूँ। कहने के साथ ही वह जिप्सी की तरफ बढ़ गया। सब इंस्पेक्टर साथ हो गया। दूसरा सब इंस्पेक्टर दोनों हवलदारों के साथ कार की तलाशी ले रहा था। तुम्हारे पीछे पुलिस कार लगी थी, तुमने अपनी कार क्यों नहीं रोकी? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे पीछे? उसने हैरानी जाहिर की। मेरे पीछे भला पुलिस कार क्यों लगेगी? मुझे लगता है कि तुम लोगों को भारी गलतफहमी हो गई। अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। वह जिप्सी के पास पहुंचकर ठिठका। सब इंस्पेक्टर के साथ दोनों हवलदार भी आए थे। पहले चेहरा दिखाऊं या ब्रीफकेस? सब इंस्पेक्टर को देखकर पूछा। चेहरा, सब इंस्पेक्टर ने कहा। उसने ब्रीफकेस थामे दोनों हाथ इस तरह उठाए जैसे चेहरे से रुमाल हटाने जा रहा हो। सब इंस्पेक्टर और दोनों हवलदार
अब इतने सतर्क नहीं थे जितने कि पहले थे। दोनों हाथ ऊपर उठाते ही उसने बला की फुर्ती के साथ सब इंस्पेक्टर को जोरों से धक्का दिया। सब इंस्पेक्टर पास खड़े हवलदार से टकराया और उसे लिए नीचे जा गिरा। दूसरे हवलदार ने हाथ में थमी गन को सीधा करना चाहा कि तभी उसके हाथ में थमा ब्रीफकेस तेजी के साथ उसके कंधे से टकराया। हवलदार के होठों से तीव्र कराह निकली। गन उसके हाथ से छूट गई और कंधा थामे और नीचे झुकता चला गया। यह सब सेकंडों में हो गया। पुलिस वालों के संभलने की बात तो दूर, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक यह क्या हो गया है। यहाँ तक कि जिप्सी पर कांस्टेबल ड्राइविंग सीट पर बैठा टांगे बाहर की तरफ हक्का पक्का नासमझी के दौर से गुजर रहा था कि ब्रीफकेस वाले ने एक पल गंवाए बिना उनके सिर के बाल पकड़कर बाहर खींचा तो वह छाती के बल नीचे जा गिरा। दूसरे ही पल वह स्टार्ट हुई पड़ी जिप्सी के भीतर था और जिप्सी दौड़ पड़ी। पुलिस वाले संभले, जाती जिप्सी पर गोलियां चलाई, कोई फायदा नहीं हुआ। सब इंस्पेक्टर और हवलदार स्टार्ट हुई पुलिस कार की तरफ भागे ताकि पीछा करके जिप्सी को रोका जा सके। तब तक पीछे लगी पुलिस कार भी वहां आ पहुंची थी। दोनों पुलिस कारें जिप्सी के पीछे लग गई। जो हुआ उसके लिए पुलिस वाले जिम्मेवार नहीं थे। ब्रीफकेस वाले ने ही हद से ज्यादा फुर्ती दिखा दी थी कि जिसकी आशा किसी को भी नहीं थी। उसने जिप्सी के बैक मिरर से पीछे आती पुलिस कारों को देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में किसी प्रकार का तनाव नहीं था। स्टीयरिंग उसके हाथ में था और उसे पूरा विश्वास था कि कुछ ही देर में पुलिस कारों से पीछा छुड़ा लेगा। बैरियर पर खड़ी नीली कार के बारे में उसे कोई फिक्र नहीं थी। उस कार के दम पर पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि वह कार 2 घंटे पहले ही अपने काम के लिए चोरी की थी। जिप्सी जैसे हवा की रफ्तार से बराबरी कर रही थी। बैक मिरर से देखने पर स्पष्ट नजर आ रहा था कि पीछे लगी पुलिस कारें अब पीछे छूटने लगी थी। शहर की आबादी शुरू होते ही उसने पुलिस जिप्सी को सड़क के किनारे नीचे उतारा और कुछ आगे ले जाकर रोका और इंजन बंद कर दिया। आसपास पेड़ और झाड़ियां थी। नीचे उतरकर उसने सतर्क निगाहों से आसपास देखा। सब ठीक था, खतरे वाली कोई बात नहीं थी। पीछे आने वाली पुलिस कारों के बारे में उसे पूरा विश्वास था कि वह बहुत पीछे हैं। उसने अपनी कमीज उतारी और उससे जिप्सी में मौजूद अपनी उंगलियों के निशान साफ करने लगा। जहां जहां उसके हाथ लगे थे और जहां नहीं लगे वहां भी। वह किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहता था कि जो बाद में उसके लिए मुसीबत खड़ी करे। अच्छी तरह साफ करने के पश्चात उसने अपना ब्रीफकेस उठाकर बाहर रखा और फिर जिप्सी की पेट्रोल टंकी खोलकर हाथ में पकड़ी कमीज की बत्ती बनाकर उसे भीतर धकेला और जब बाहर निकला तो वह पेट्रोल में भीगी हुई थी। उस कमीज को उसने एक तरफ नीचे रखकर पैंट उतारी और जेबों से सामान निकालकर जिप्सी के बोनट पर रखा और पेट्रोल में भीगी कमीज पर पैंट रखकर उसने जेब से माचिस निकाली और कपड़ों को आग लगा दी। कपड़े जलने लगे तो उसने चेहरे पर बंधा रुमाल उतारा और उसे भी आग में फेंक कर आगे बढ़ा और जिप्सी के बोनट पर पड़े ब्रीफकेस को खोलकर उसमें से नई पैंट शर्ट निकाली और ब्रीफकेस बंद कर दिया। कमीज पैंट पहनते हुए उसके पहले वाले कपड़े राख होते जा रहे थे। वह तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक कपड़े पूरी तरह जल नहीं गए। उसके बाद राख को चेक करके उसने तसल्ली की। फिर ब्रीफकेस थामे पेड़ों झाड़ियों के झुरमुट को पार करता हुआ आगे बढ़ गया। यह कपड़े उसके लिए खतरा बन सकते थे। कपड़ों के दम पर पुलिस उसे पकड़ सकती थी, लेकिन अब ऐसा कोई खतरा सामने नहीं आने वाला था। पीछे लगी पुलिस के बारे में वह अब भूलता जा रहा था। जो ब्रीफकेस उसके हाथ में था उसे पुलिस पहचानती थी, लेकिन ब्रीफकेस से भी अब जल्दी ही उसका पीछा छूट जाना था। कुछ देर बाद वह शहर में प्रवेश कर गया। पेड़ झाड़ियां समाप्त हो चुकी थी। कुछ आगे जाकर उसने टैक्सी पकड़ ली। आधे घंटे बाद उसने अपार्टमेंट के एक फ्लैट की बेल बजाई। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला। 30 वर्षीय लंबे बालों वाला युवक नजर आया। उसकी प्रश्न भरी निगाह उस पर जा टिकी। घोड़े की सवारी करके आ रहा हूँ, ब्रीफकेस वाले ने कहा। बैठने को नहीं कहोगे? मेरे पास घोड़ा नहीं है, कहते हुए वह पीछे हट गया। उसने भीतर प्रवेश किया और सामने नजर आ रहे टेबल की तरफ बढ़ गया। लंबे बालों वाले युवक ने दरवाजा भीतर से बंद किया और पास आ पहुंचा। तब तक वह ब्रीफकेस खोल चुका था। ब्रीफकेस कोकीन के छोटे छोटे पैकेटों से भरा पड़ा था। यह देखकर उस युवक की आंखों में चमक आ गई। वेरी गुड, उसके होठों से निकला और पैकेटों की तरफ हाथ बढ़ाए, परंतु ब्रीफकेस वाले ने उसकी कलाई पकड़ ली
लंबे बालों वाले ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। पहले खबर कर दो कि माल मिल गया है, उसके बाद तुम इन पैकेटों को हाथ लगा सकते हो। उसने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। कलाई छोड़ दी। ओके कहने के साथ ही वह फोन की तरफ बढ़ा। नंबर मैं मिलाऊंगा। ब्रीफकेस वाला आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। जब लाइन मिल गई तो रिसीवर लंबे बालों वाले की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, माल मेरे पास पहुँच गया है। यस, अगले सप्ताह मुझे फिर चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही उसने रिसीवर ब्रीफकेस वाले की तरफ बढ़ाया। बात करो। हाँ, उसने रिसीवर लिया। मालूम पड़ा तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ गई। पुलिस ने तुम्हें पहचाना? स्वर कानों में पड़ा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, आकर अपनी पेमेंट ले लो। इसके साथ ही दूसरी तरफ से लाइन कट गई। ब्रीफकेस वाले ने रिसीवर रखकर लंबे बालों वाले को देखा। दरवाजा बंद कर लो कहने के साथ ही दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अपार्टमेंट से बाहर आकर जेबों में हाथ डाले वह बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया, जहां से बस पकड़कर वह वापस अपने शहर जा सके। ब्रीफकेस वाला और कोई नहीं था, डालचंद था, दक्ष कार ड्राइवर। 3 बार कार रेसिंग में हिस्सा ले चुका था। बीमार माँ का इलाज और जवान बहन की शादी करना चाहता था, परंतु पास में पैसा नहीं था। इस कार रेसर की निगाहें दौलत को तलाश कर रही थी। देवराज चौहान ने जगमोहन से इसी कार रेसर्स डालचंद के बारे में जिक्र किया था। उस्मान अली ने अपने गालों पर हाथ फेरा और सड़क के आसपास देखा। कड़कती धूप होने की वजह से 1-2 लोग ही आते जाते नजर आ रहे थे, या फिर कभी कभार कोई वाहन गुजर जाता था। हर तरफ चुप्पी का ही माहौल नजर आ रहा था। उस्मान अली की नजरें पुनः सामने नजर आ रहे बंगले पर जा टिकी। उसे सब ठीक नजर आया। कपड़ों में छिपे चाकू पर हाथ फेरा, जिससे वह अब तक उन 4 लोगों को खत्म कर चुका था जो उसके काम के आड़े आए थे। वह बंगले की दीवार की तरफ बढ़ा। कई सालों से उसने एक ही धंधा अपनाया हुआ था, घरों में घुसकर लूटपाट करना। कभी कभी तो खासा माल हाथ लग जाता और जब तक माल खत्म होता तब तक तो ऐश करता। उसके बाद पुनः नए शिकार की खोज में चल पड़ता। उस्मान अली में खासियत थी कि दौलत के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता। दीवार के पास पहुंचकर उसने एक बार फिर आसपास देखा। सब ठीक पाकर उसने 9 फीट ऊंची दीवार सेकंडों में फलांगी और बंगले के भीतरी हिस्से में था। हर तरफ नजर दौड़ाने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया। उसने यही सोचा कि बंगले के नौकर और दूसरे लोग गर्मी की अधिकता की वजह से आराम कर रहे होंगे। उस्मान अली बंगले की इमारत के पास पहुंचा और दरवाजे खिड़कियों को चेक करते हुए भीतर प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता तलाश करने लगा। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, काम बहुत ज्यादा है, फुर्सत नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कोई काम नहीं होता तुम्हें। तुमने क्या हाथों से मशीन चलानी है? मिल को संभालने के लिए सैकड़ों का स्टाफ क्या तुमने यूं ही रखा हुआ है? 3-3 दिन तुम घर नहीं आते। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। तुमने जो नई सेक्रेटरी रखी है उससे ही तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती कि मेरे पास आ सको। तुम तो यही समझते होंगे कि तुम्हारे चर्चे मुझ तक नहीं पहुँचते। सब पहुँचते हैं। एक एक पल की रिपोर्ट मेरे पास रहती है। कहो तो सबूत भी पेश कर दूंगी। अब तो तुमने हद ही कर दी। रातों को भी गायब रहने लगे। तुमने ही मुझे मजबूर किया है कि तुम्हारी तरह मैं भी किसी के साथ सोना शुरू कर दूं। और उस्मान अली सब सुन रहा था। वह 33-34 बरस की खूबसूरत बला थी। उसके लंबे खुले बाल कूल्हों तक आ रहे थे। बदन पर नाइटी थी जो उसके जानलेवा कूल्हों को कठिनता से ढांप रही थी और स्पष्ट नजर आ रहा था कि उस नाइटी के अलावा उसने और कुछ नहीं पहन रखा था। सब कुछ तो स्पष्ट नजर आ रहा था। उसकी पीठ उस्मान अली की तरफ थी। एसी की ठंडी हवा वहां व्याप्त थी। उस्मान अली उसके शब्दों को सुनते हुए अपनी योजना बनाता रहा था। क्या कहा? आप घर आओगे? आओगे तो कौन सा तीर मार लोगे? यह सोचकर आना कि मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। अपना कोटा पूरा करके आना। तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि देखना। कहने के साथ ही उसने रिसीवर पटक दिया। वह पलटी तो उस्मान अली उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नाइटी से झांकता उसका जिस्म अच्छा है या चेहरा। दोनों में से उसे एक चीज को चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगा? उस्मान अली पर निगाह पड़ते ही वह जोरों से चौंकी। उस्मान अली अपने चेहरे पर सख्ती ले आया। फोन पर होने वाली बातचीत से उसने यह अंदाजा तो लगा ही लिया था कि पति पत्नी में खटपट रहती है। इसे कैसे संभालना है
उस्मान अली सोच चुका था। कौन हो तुम? उसके होठों से निकला। उस्मान अली ने कपड़ों से चाकू निकाला और बटन दबाकर खोल लिया। चाकू को देखते ही उसके चेहरे पर खौफ भर आया। मैडम, उस्मान अली चाकू लहराता शब्दों को चबाकर कह उठा। मुझे वास्तव में अफसोस है, मुझे पहले नहीं पता था कि... कौन हो तुम? किस बात का अफसोस कर रहे हो? क्या नहीं पता था? वह घबराई सी बोली। मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी खूबसूरत हैं। आपकी खूबसूरती के बारे में पता होता तो कम से कम आपकी हत्या का काम अपने हाथ में नहीं लेता। ये मेरी हत्या? उसका गला सूखने लगा। 2 कदम वह पीछे हटी। हाँ, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं नहीं चाहता, तुम्हारा पति चाहता है। उस्मान अली चाकू लहराकर खतरनाक स्वर में कह उठा। उसने मुझे 5 लाख दिए तुम्हारी जान लेने के लिए। ओह! उस युवती के दांत भिंच गए। तो अब इस हद तक कमीनेपन पर आ? वह किसी दूसरी लड़की के चक्कर में है, उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन आप आड़े आ रही हैं। जब तक आप जिंदा हैं वह शादी कैसे कर सकता है? वह कमीना इधर उधर मुंह मारता फिरता है, यह तो मैं जानती थी, लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह मुझे मारने के लिए... सोचना चाहिए, तुम्हें सब कुछ पहले ही सोच लेना चाहिए था कि दौलतमंद इंसान अपनी दौलत के दम पर कुछ करवा सकता है। उस्मान अली का स्वर खतरनाक था। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए उस्मान अली को देखा। तुम मेरी जान लोगे? उसकी आवाज में घबराहट और चेहरे पर भय था। हाँ, चाकू थामे उस्मान अली ने खतरनाक अंदाज में 1 कदम आगे बढ़ाया। नहीं, भगवान के लिए नहीं, मुझे मत मारो। मैडम, मैं बुरा आदमी जरूर हूँ, लेकिन धंधे में गड़बड़ नहीं करता। 5 लाख लिया है तेरी जान लेने के लिए, जिसमें से 2.5 लाख खा पी चुका हूँ। अब मेरे पास 5 लाख भी नहीं कि तुम्हारे पति को वापस देकर यह सौदा कैंसिल कर सकूं। सुनो, वह जल्दी से कह उठी, मैं तुम्हें 2.5 लाख दे देती हूँ, तुम 5 लाख पूरे करके मेरे पति को वापस दे देना। उससे क्या फायदा? तुम्हारा पति 5 लाख किसी और को देकर तुम्हारी जान लेने के वास्ते भेज देगा। यह मामला तो तभी खत्म होगा जब तुम मर जाओगी। वह मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम मेरी जान मत लो। वह घबरा रही थी, उसके शरीर में खौफ से भरा कंपन हो रहा था। उस्मान अली ने जानबूझकर आधा मिनट चुप्पी में गुजारा। वैसे तो यह गलत है कि जो वायदा किया जाए वह तोड़ दिया जाए, लेकिन जाने क्यों भरी जवानी में मेरा 3-5 करने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, मानी तेरी बात, 2.5 दे। 2.5 मेरे पास पड़ा है, 5 पूरा करके तेरे पति के मुंह पर मारता हूँ। लेकिन तू मेरे मुंह पर क्या मारेगी? क्या मतलब? तेरी बात मैं खामखा ही तो मानने से रहा, मुझे भी तो कुछ दाना पानी चाहिए। सुनकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आए। वह फौरन बोली, तुम्हें जो चाहिए। कहते हुए वह कुछ तनकर खड़ी हो गई। ले लो, सब हाजिर है। बेकार की चीज़ों की बात मत करो, रोकड़े की बात करो, उस्मान अली ने तीखे स्वर में कहा। उसने उलझन भरी निगाहों से उस्मान अली को देखा। शायद उसे विश्वास नहीं आया कि सामने खड़े इंसान ने उसे नकार दिया है। एकाएक वह पलटी और वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। होठ सिकोड़े उस्मान अली उसे देखे जा रहा था। वार्डरोब के खाने को उसने चाबी निकालकर खोला और उसमें से सोने और हीरे के कई गहने निकालकर बेड पर रख दिए। यह 4.5 लाख से कम के नहीं है, वह बोली। उस्मान अली आगे बढ़ा और गहनों को देखने लगा। थोड़ी बहुत कीमत का अंदाजा उसे भी था। वास्तव में वह 4 लाख के आसपास के थे। तुम्हारा मतलब कि मैं 2.5 तुम्हारे पति के खाते में डालूं और 1.5 लाख मेरे? उस्मान अली बोला। हाँ, लेकिन 1.5 लाख तो कम है। उस्मान अली ने उसके खूबसूरत चेहरे पर नजर मारी। मेरे पास और नहीं है, यही गहने थे, वह याचना भरे स्वर में कह उठी। कैश होगा? कुछ तो होगा। कैश? हाँ, थोड़ा सा है, 1 मिनट। कहने के साथ ही वह पलटी और वार्डरोब के कपड़ों के नीचे से 100 की 3 गड्डियाँ निकल आई। 30,000 है। उस्मान अली ने गड्डियाँ लेकर जेब में डाली और बेड पर बिखरे गहनों को समेटकर कपड़े में पैक किया और सीधा खड़े होते हुए बोला, हर कोई मेरी तरह शरीफ नहीं होता कि तेरी खूबसूरती पर तरस खा जाए। तेरा पति किसी दूसरे को बेचेगा तो वह तेरा गला काट कर ही जाएगा। मैं देख लूंगी उसे। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। आज वह घर आएगा, मैं उसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि वह दोबारा किसी को मेरी जान लेने के लिए भेज सके।
ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारी जिंदा रहने की गारंटी बनी रहेगी। उसके बाद उस्मान अली वहां से चलता बना। उसके होठों पर मुस्कान थी। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। 5.5 लाख का माल जेब में आ गया और देवराज चौहान इसी उस्मान अली को डकैती की योजना में लेने की सोचे बैठा था। मंगल पांडे बेरहम हत्यारा था। चोरी और डकैती में भी अक्सर सफल रहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी औरत। खूबसूरती नगीने को वह दौलत के दम पर काबू रखता था। जी जान से उस पर दौलत उड़ाता था और उसकी वसूली भी बखूबी करता था। औरत के मामले में मंगल पांडे की सोचें अलग थी। वह चाहता था उसकी पसंद की औरत उसके पास रहे तो उसके पास ही रहे, कहीं और मुंह ना मारे। वह छोड़ दे तो फिर औरत जो भी करे उसे क्या। इन दिनों मंगल पांडे के पास ढेर सारी दौलत थी। पिछले महीने तगड़ा हाथ मारा था और रूबी नाम की खूबसूरत युवती इसकी दौलत पर फिदा थी और वह रूबी पर अपने अपने मतलब के लिए गाड़ी के दोनों पहिए एक दूसरे की बराबरी करते दौड़ रहे थे। रूबी का अपना छोटा सा मकान था। 20 दिनों से मंगल पांडे उसके यहाँ भी डेरा डाले था और मौज बहार के दिन बिता रहा था और रूबी भी उससे दौलत वसूल इकट्ठे किए जा रही थी। तभी मंगल पांडे को 2 दिन के लिए शहर से बाहर काम पर जाना पड़ा। रूबी को बोल गया कि 2 दिन में लौट आएगा, परंतु वापसी हुई 5 दिन बाद। रूबी तो दौलत की थी, इंसान की नहीं। 2 दिन उसने मंगल पांडे की वापसी में गुजारे। उसके न आने पर जैसे तैसे 2 दिन और भी बिता लिए। मंगल पांडे के न आने पर रूबी समझ गई कि अब वह नहीं आएगा। 5वें दिन रूबी ने फोन करके अपने आशिक को बुला लिया। मंगल पांडे के न आने पर रूबी का पुराना सिलसिला जारी हो गया, लेकिन उसी 5वें दिन मंगल पांडे वहां आ पहुंचा। रूबी को किसी दूसरे के पहलू में देखकर उसका खून खौल उठा, क्योंकि उसके और रूबी के बीच यह तय था कि जब तक उसके पास रहेगी उसकी ही बनकर रहेगी। दूसरे मर्द के पहलू में बैठना तो दूर, ऐसा कुछ सोचेगी भी नहीं। लेकिन यहाँ का नजारा देखा, वह वाह था। तुम? रूबी के होठों से निकला। मंगल पांडे ने कड़वी जहरीली मुस्कान के साथ सिगरेट सुलगाई। मजे हो रहे हैं? मंगल पांडे कड़वे स्वर में बोला। मैंने? रूबी पास पड़े कपड़ों को अपने में समेटती हुई बोली। सोचा था कि अब तुम नहीं आओगे, इसलिए। ठीक सोचा था। 2 दिन के लिए गया, 5वें दिन आया। तुमने ठीक सोच लिया, लेकिन अपनी मशीन को आराम दे लेना था। इतनी जल्दी चालू करने की क्या जरूरत थी? अगर तू मेरे दिए नोट ही गिनती तो कम से कम 7 दिन बीत जाते, लेकिन तूने तो फौरन ही दौड़ लगा दी। कहने के साथ ही मंगल पांडे ने रूबी के साथ वाले आदमी को देखा, जो उलझन भरी निगाहों से उसे देख रहा था। अपने दोनों हाथ उसने टांगों के बीच रखे हुए थे। आखिरकार उसने रूबी को देखकर उखड़े स्वर में कहा, यह कौन है? मंगल पांडे। रूबी के होठों से हड़बड़ाया स्वर निकला। मंगल पांडे हो या कोई भी हो, यह यहाँ क्यों आया? चलता करो इसे, वह मूड खराब होने वाले अंदाज में बोला। रूबी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। दफा हो यहाँ से। मंगल पांडे के माथे पर पल पड़े। मैं? उस व्यक्ति ने अजीब से स्वर में कहा। जाओ। मंगल पांडे ने कुछ कहने से पहले रूबी ही उस व्यक्ति से कह उठी। उस व्यक्ति ने गुस्से से भरी निगाहों से रूबी को देखा। क्यों जाऊं? ज्यादा पैसे देने वाला आ गया है तो मुझे धक्का दे रही हो, जबकि मैं तो तुम्हारी पुरानी पहचान वाला हूँ। खुद ही फोन करके बुलाया, 3000 रुपया भी पहले धरवा लिया। मैं तो तुमसे निपट कर ही जाऊंगा। एकाएक वह अड़ने वाले स्वर में कह उठा। रूबी ने बेचैन निगाहों से मंगल पांडे को देखा। मंगल पांडे की सुर्ख निगाह उस व्यक्ति पर टिकी थी। नहीं जाएगा? तू दादा है क्या जो रौब झाड़ रहा है? उसने क्रोध से कहा। लाइन में लग जा। मेरे बाद? मंगल पांडे के होठों से खतरनाक हंसी निकली, हल्की मध्यम सी हंसी निकली। पागल मत बनो। रूबी तेज स्वर में उस व्यक्ति से कह उठी। चले जाओ, 3000 वापस मिल जाएंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। वह जैसे अड़ चुका था। मतलब कि तू पैसों की वसूली करके ही जाएगा? मंगल पांडे की आवाज में क्रूरता आ गई। हाँ, वह छाती ठोकने वाले अंदाज में कह उठा। मेरे साथ कर ले। क्या? वसूली। मंगल पांडे के चेहरे पर क्रूरता नजर आने लगी। रूबी की आंखों में व्याकुलता के अजीब से भाव आ गए। बकवास मत करो, वह नफरत से भरे स्वर में कह उठा। बाहर निकल जा। जब मैं यहाँ से जाऊं तो भीतर आ जाना। उसने रूबी को देखा। तुम इसे जाने को क्यों नहीं कहती? इस समय तो मैं तुम्हें जाने को कह रही हूँ। रूबी ने दांत खींच कर कहा। मुझे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा?
तुमने फ़ोन करके बुलाया, अब तैयारी करके बैठा हूँ और तुम जाने को कह रही हो। तुम। तभी मंगल पांडे आगे बढ़ा और उस व्यक्ति की बाँह पकड़कर खींचते हुए उसे नीचे उतारा। गुस्से में उसने चीख कर बोलना चाहा कि तभी मंगल पांडे ने अपनी भारी हथेली उसके मुंह पर रखकर दबा दी। ऐसे में उसकी आंखें गुस्से और हड़बड़ाहट में फैलती नजर आने लगी। मंगल पांडे की पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पाया। रूबी की आंखों में घबराहट के भाव साफ दिखाई देने लगे। चल बाथरूम में, मंगल पांडे खतरनाक स्वर में बोला। तेरी वसूली कराता हूँ। खुद को छुड़ाने के लिए वह तड़पा। मंगल पांडे प्लीज, रूबी ने कहना चाहा। तुम खामोश रहो, मंगल पांडे ने कठोर स्वर में कहा। मैं इसे बाथरूम में छोड़ने जा रहा हूँ, बस। रूबी सूखे होठों पर जीभ फेरकर रह गई। चल, मंगल पांडे ने उस व्यक्ति को बाथरूम की तरफ खींचा। कुछ करना नहीं मंगल पांडे, रूबी के स्वर में कंपन था। मंगल पांडे उस व्यक्ति को लेकर बाथरूम में जा पहुंचा। चिल्लाना नहीं, मंगल पांडे ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा और मुंह से हाथ हटाया तो वह हांफने के अंदाज में मुंह खोले हांफने लगा। मंगल पांडे ने अपना भारी हाथ अपने गालों पर फेरा। यह क्या पागलपन है? दादागिरी दिखाते हो? करमचंद को जानते हो? सब उसके नाम से डरते हैं। वह मेरे पाँव को हाथ लगाता है, अगर उसे बोल दिया तो वह तुम्हारी। करमचंद बहुत खतरनाक है, मंगल पांडे ने वहशी स्वर में कहा। हाँ वह। तभी मंगल पांडे ने उसके माथे पर हथेली टिकाई और तेजी के साथ उसका सिर बाथरूम की दीवार से टकरा दिया। दक, दबी दबी मौत की आवाज उभरी और उस व्यक्ति के सिर का पिछला भाग खुल गया। आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल में ही वह खत्म हो गया था। उसके माथे पर रखा हाथ मंगल पांडे ने जब ढीला किया तो दीवार के साथ सटा सटा उसका शरीर नीचे को सरकने लगा। मंगल पांडे ने उसके मृत शरीर की बाँह पकड़ ली और धीरे धीरे नीचे गिरा दिया। खून का बड़ा सा निशान दीवार पर नजर आ रहा था। आसपास दीवार पर कुछ छींटे भी दिखाई दे रहे थे और बड़े निशान से खून नीचे को बह रहा था। नीचे पड़ी उस व्यक्ति की लाश के सिर से भी बहता खून फर्श पर बिखरता जा रहा था। मंगल पांडे के हाथ पर खून की एक बूंद भी नहीं लगी थी। वह बाथरूम से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके वापस उसी कमरे में आ गया। रूबी अभी तक आतंक से जुड़ी हुई थी। उसने कपड़े पहन लिए थे। तू क्यों मरी जा रही है? मंगल पांडे ने शांत स्वर में कहा। वो कहाँ है? रूबी के होठों से कांपता स्वर निकला। बाथरूम में, मंगल पांडे ने लापरवाही से कहा। क्या किया है तुमने उसके? कुछ नहीं, मंगल पांडे हंसा। बेहोश पड़ा है, होश आएगा तो चला जाएगा। रूबी के होठ हिले परंतु बोली कुछ नहीं। तूने कपड़े क्यों पहन लिए? उतार। मैं बाद में। चल। तेरी हरकत बेकार की रही, मंगल पांडे ने फुर्सत पाते ही कहा। तुम? रूबी ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुमने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? बाथरूम वाला? मंगल पांडे खतरनाक स्वर में कहते हुए हंसा। हाँ, मेरे से पूछने की क्या जरूरत है, खुद ही जाकर देख ले, तसल्ली हो जाएगी। रूबी पास पड़े कपड़े उठाते हुए बैठी तो मंगल पांडे कह उठा। बाथरूम में उसके पास जा रही हो? हाँ, एक बार देख तो लूं कि तुमने उसके साथ क्या किया है। ठीक है, मंगल पांडे लापरवाही से कह उठा। मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूँ। तुम? क्या हर्ज है? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, फिर छोटा सा काम नहीं कर सकता? कैसे पहुंचाओगे? उठाकर ले जाओगे वहाँ? रूबी मुस्कुरा पड़ी। उठाने की भी जरूरत नहीं, मंगल पांडे के काम करने का अपना ही ढंग है। मंगल पांडे की आवाज में क्रूरता भर आई थी। दूसरे ही पल उसका भारी हाथ उठा और मोटी मोटी उंगलियां रूबी के नाजुक गले पर जा टिकी। यह क्या कर रहे हो? रूबी के होठों से निकला। तुम्हें बाथरूम वाले के पास पहुंचा रहा हूँ, मंगल पांडे ने दरिंदगी से कहा और उंगलियों का दबाव बढ़ता चला गया। रूबी का चेहरा लाल सुर्ख और आंखें फटकर बाहर आने को हो रही थी। साली, हरामजादी, एक बार में दो कश्तियों पर पांव रखती है। औरतों के मामले में हमेशा मेरी पहली शर्त रही है कि मंगल पांडे की गोद में बैठो तो मंगल पांडे की ही गोद में बैठो, दूसरी जगह मुंह मत मारो। यह बात तेरे को भी बोली थी, लेकिन तूने अपनी जात दिखा दी। आधे मिनट में ही रूबी की सांसें थम चुकी थी। फटी आंखें, खुला मुंह, बेहद भयावह लग रहा था उसका चेहरा। यह था मंगल पांडे, जिसे देवराज चौहान डकैती की योजना में शामिल करने की सोच चुका था। नीना पाटेकर सुलगती सड़क पर कार के पास खड़ी थी। धूप इतनी तेज थी
कि उसे अपना जिस्म सुरक्षता महसूस हो रहा था, लेकिन इस बुरे हाल में भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। बार बार उसकी निगाह पास ही मौजूद कार के पंचर हुए पहिए पर जा रही थी। इस वक्त दिक्कत आ रही थी कि कार की डिग्गी में स्टेपनी पहले से ही पंचर हुई पड़ी थी, नहीं तो वह कब का पहिया बदल चुकी होती। धूप में इस तरह सड़ना न पड़ता। 10 मिनट से इस सड़क पर से कोई वाहन नहीं निकला था। यह सड़क ही ऐसी थी कि यहाँ से बहुत ही कम वाहन निकलते थे। बदन पर उसने ऐसा कमीज सलवार डाल रखी थी कि लो कट होने की वजह से छातियों का काफी हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। दुपट्टा रस्सी की भांति गले से चिपटा हुआ था। छातियों को ढांपने की उसने कोई चेष्टा नहीं की थी। 5 मिनट और बीतने पर उसे एक कार आती दिखाई दी। वह फौरन आगे बढ़ी और कार को रुकने का इशारा करने लगी। कार की स्पीड कम होते पाकर उसने राहत की सांस ली। कार पास आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर 40-42 बरस का अमीर लगने वाला व्यक्ति बैठा था। गले में सोने की भारी चेन, हाथ की उंगलियों में सोने की 2 अंगूठियां। नीना पाटेकर के कुछ कहने से पहले ही वह कह उठा, कार पंचर हो गई मिस? जी हाँ, इजाजत हो तो भीतर आ जाऊं? वह दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। यूं कि नीचे झुककर कार की खुली खिड़की से बात कर रही थी, इसलिए उसकी छातियों का नज़ारा पूरा ही नजर आ रहा था। उस व्यक्ति की निगाह उसके चेहरे पर कम और छातियों पर ज़्यादा थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? थैंक्स, नीना पाटेकर ने कहा और दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठ गई। आपकी कार? उसने पूछना चाहा। किसी पहचान वाले की है, नीना पाटेकर मुस्कुराकर कह उठी। उसे खबर कर दूंगी। ओके, कहने के साथ ही उस व्यक्ति ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे मल्होत्रा कहते हैं। मुझे नीना, मिस नीना। अच्छा नाम है, मल्होत्रा मुस्कुराया। नीना पाटेकर हंसी। कहाँ जाना है आपको? जहाँ जा रही थी वहाँ का वक्त तो निकल गया। नीना पाटेकर ने गहरी सांस ली। कार के पहिए ने धोखा दे दिया। अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। किसी अच्छी जगह लंच लूंगी। लंच तो मैंने भी लेना है। मल्होत्रा ने दांत सिकोड़कर उस पर नजर मारी। उसका मतलब समझकर नीना पाटेकर हंसी। एक साथ लंच लें तो कैसा रहे? मल्होत्रा कह उठा। बहुत अच्छा रहेगा, बोरियत से बचने के लिए साथ मिल जाएगा। नीना ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा। वेरी गुड, किसी बहुत ही बढ़िया जगह लंच लेते हैं। आप शायद किसी खास काम जा रहे थे। काम का क्या है, फिर हो जाएगा। मल्होत्रा ने हंसकर लापरवाही से कहा। आप जैसी खूबसूरती के साथ लंच करने का मौका तो फिर नहीं मिलेगा। वैसे भी कोई खास काम नहीं था। कहते हुए आदत के मुताबिक उसने पिछली सीट की तरफ इशारा किया। पार्टी को पेमेंट देनी थी, 2-4 घंटे बाद दे दूंगा। नीना पाटेकर ने छिपी आंखों से पिछली सीट पर नजर मारी, जहां बेहद खूबसूरत ब्रीफकेस पड़ा था। मतलब कि पार्टी की पेमेंट ब्रीफकेस में थी। यहाँ का लंच अच्छा है। मल्होत्रा ने लंच समाप्त करते हुए नीना पाटेकर को देखा। जी, मैं अक्सर यहाँ लंच के लिए आती हूँ। कॉफ़ी हो जाए? मल्होत्रा ने उसकी आंखों में देखा। मुझे क्या एतराज हो सकता है, मैं तो अब शाम तक फ्री हूँ। गुड, अभी कॉफ़ी शॉप में चलते हैं। कहने के साथ ही मल्होत्रा ने इशारे से वेटर को बुलाकर बिल लाने को कहा। फिर नीना से बोला, आप करती क्या हैं? मैं? नीना पाटेकर हंसी। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों? मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है जिसकी मैं अकेली ही मालकिन हूँ। कहते हुए नीना पाटेकर ने गहरी सांस ली। आधे काम धंधे तो मुझे संभालने पड़ते हैं, कोई छुट्टी नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ। काम ही इतना रहता है कि छुट्टी लेने का मन ही नहीं होता। लेकिन आज दिल पक्का करके छुट्टी मार ही ली। पापा नाराज हो रहे होंगे, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मुझे भी तो आराम चाहिए। मेरी भी अपनी जिंदगी है। हर वक्त काम करके मैं पागल नहीं होना चाहती। हर वक्त तो काम करना ही नहीं चाहिए, मल्होत्रा ने मुस्कुराकर कहा। मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। अब मुझे ही देखो, मैं तो काम के साथ साथ मनोरंजन भी करना चाहता हूँ। मैं भी ऐसा ही किया करूँगी। मेरे ख्याल में कमरा बुक करा लेते हैं, कॉफ़ी पी लेंगे, मल्होत्रा ने एकाएक कहा। लेकिन कॉफ़ी के लिए कमरे की क्या ज़रूरत है? नीना पाटेकर मुस्कुराई। लगे हाथ कुछ आराम भी हो जाएगा। शाम तक तो आपके पास वक्त है ही। लेकिन कमरा? नीना पाटेकर हिचकिचाई। ज़्यादा मत सोचा करो, मल्होत्रा अपनापन दिखाता हुआ बोला। बंद कमरे में हम दोनों ही तो होंगे। हमारी इस मुलाकात में ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो याद रहे। जैसी आपकी मर्जी, नीना पाटेकर शर्माते हुए कह उठी। मल्होत्रा ने लंच का बिल पे किया और इसी होटल में ही कमरा बुक कराकर कमरे में जा पहुंचे।
अब मल्होत्रा को कॉफ़ी के बारे में कहाँ होश था। मैं नहा लूं? नीना पाटेकर मुस्कुराई। धूप में खड़े खड़े पसीने से भर गई थी। जल्दी करना, अभी हाजिर हुई। कहने के साथ ही नीना पाटेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। 5 मिनट बाद वह बाथरूम से निकली। बदन पर वही कपड़े थे। आप भी नहा लीजिए। मैं? मल्होत्रा नीना की तरफ बढ़ा। क्या ज़रूरत है? मैं तो प्लीज़, फ्रेश होकर आराम करना अच्छा लगता है, नीना ने इठलाकर कहा। ओके, तुम्हारा कहा मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? देर तो नहीं लगेगी? नीना ने ऐसे कहा जैसे उतावली हो रही हो। 5 मिनट में आया। तब तक मैं कॉफ़ी के लिए? नहीं, कॉफ़ी बाद में। मल्होत्रा बाथरूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला। इस वक्त आराम की ज़रूरत है। मल्होत्रा के बाथरूम में प्रवेश करते ही नीना पाटेकर जल्दी से बेड पर पड़े ब्रीफकेस के पास पहुंची और उसका लॉक खोलने की चेष्टा करने लगी। जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके उसने ब्रीफकेस का लॉक खोला। ब्रीफकेस खोला। ब्रीफकेस नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरा हुआ था। कितना माल होगा, यह सोचने में उसने वक्त नहीं खराब किया। ब्रीफकेस बंद किया और उसे थामे आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वह टैक्सी के पीछे वाली सीट पर बैठी थी और नोटों की गड्डियों से भरा ब्रीफकेस पास ही पड़ा था। तो यह थी नीना पाटेकर। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।